बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4A करेंगे। 4A को करने से पहले हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। फिर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वांटिटी का पता होना चाहिए। क्वांटिटी क्या होती है? हर वो चीज़, एवरीथिंग, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एवरीथिंग विच कैन बी measured, everything which can be measured, उसको हम क्वांटिटी कहेंगे। मसलन राइस ले लें, राइस को हम मेजर कर सकते हैं ना केजी में, ठीक है, तो क्वांटिटी है। डेज ले लें, डेज का यूनिट तो नहीं है, हम वैसे इसकी काउंट करें तो ये भी क्वांटिटी है। एग्स ले लें, पीपल ले लें, लोग, तो ये सारी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। इसी तरह कुछ क्वांटिटी के यूनिट भी होते हैं, जैसे डिस्टेंस है, ये भी क्वांटिटी है, इसको हम माप सकते हैं, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, माइल भी होते हैं। तो इस तरह ये होती है क्वांटिटी। अब फ़र्ज़ करो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, टू क्वांटिटीज़, ठीक है। मिसाल के तौर पर चलो मैं वो दोनों क्वांटिटीज ले सकता हूँ, राइस एंड रुपीज़, ये ले लेता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि राइस और रुपीज़ में क्या रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपने बताना है, ठीक है। तो राइस और रुपीज़ में जो रिलेशन है वो ऐसा रिलेशन है कि अगर राइस हम ज़्यादा ख़रीदें, मतलब मैंने 10 किलो लिए हैं 500 के, तो मुझे 20 किलो कितने के मिलेंगे? 1000 रुपये के। मतलब राइस ज़्यादा करने से रुपीज़ भी ज़्यादा होते हैं, राइस कम करूँगा तो रुपीज़ भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें एक बढ़ने से दूसरी भी बढ़े और एक कम होने से दूसरी भी कम हो, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कि ये डायरेक्टली रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि एक बढ़ने से दूसरी बढ़े, एक कम होने से दूसरी कम हो जाए। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? डायरेक्टली का रिलेशन कहलाता है। हम कहेंगे ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है एक दूसरे के साथ। इसी तरह बाज़ दफ़ा वो नहीं भी करती, जिसमें वो इनडायरेक्ट उनका रिलेशन होता है। उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि कुछ लोग हैं, लोग से मेरा यहाँ पर लेबर हैं, और कुछ दिनों में एक बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। मान लो ये बिल्डिंग है जिसको वो तैयार कर रहे हैं, तो 10 बंदे किसी बिल्डिंग को 5 दिनों में करते हैं तमीर, तो 5 बंदे कितने दिनों में करेंगे? 10 दिनों में, ठीक है। मतलब उसका ये काम करने से ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। अगर इसको ज़्यादा करने से ये कम हो जाएगा। देखो, इसको ज़्यादा करने से ये कम, यानी ये इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, ये बढ़ी ये कम हुई, ये कम हुई ये बढ़ गई। तो ऐसा रिलेशन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या कहलाता है? इनडायरेक्टली का रिलेशन कहलाता है। तो हम इसका काफ़ी सारे हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी करने हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ यही बताना है कि आया का रिलेशन डायरेक्टली का या इनडायरेक्टली का। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4A का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली, कौन कौन सी आपस में डायरेक्टली वेरिएट कर रही हैं, ये हमने बताना है, ठीक है। पहला सवाल, पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है उसकी जो दीवारें होती हैं ना, उसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, सारी दीवारों की कुल लंबाई, वो पेरीमीटर होता है। कहता है पेरीमीटर का पॉलीगॉन की लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? पॉलीगॉन किसी भी क्लोज फिगर को कहते हैं जिसमें एज होते हैं, जैसे ये ट्राइंगल या स्क्वायर ले लें या रेक्टेंगल ले लें या 5 साइडों वाली कोई भी ले लो, सारी पॉलीगॉन ही कहलाती है। तो कहता है पॉलीगॉन का पेरीमीटर और पॉलीगॉन की जो लेंथ है उनका आपस में क्या रिलेशन है? सिंपल है कि ये डायरेक्टली वेरिएट करेंगे, क्योंकि जितनी ये लेंथ ज़्यादा होगी पेरीमीटर भी उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वेरीज करती हैं, वेरीज डायरेक्टली, ठीक है। एरिया ऑफ बी पार्ट, इसका भी बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और हाइट का रिलेशन क्या है? तो ये भी डायरेक्टली का रिलेशन है, सिंपल है। देखो ये ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? बेस से लेकर जो मैक्सिमम ये पॉइंट होता है ना ऊपर वाला, यहाँ तक हाइट होती है। लेकिन ये हाइट हम सावधान, जब हाइट बड़ी होगी तो ट्राइंगल भी तो बड़ी लेनी पड़ेगी ना हमें, तो जिसकी वजह से उसका एरिया भी क्या होता जाएगा? एरिया मीन उसकी जो ये कवर करती है वो शेप कितना, तो एरिया। तो हाइट को बढ़ाने से लाजमी बात है उसका एरिया भी बढ़ेगा, जिससे ये भी क्या करेंगे? ये भी दो क्वांटिटीज क्या करेंगी? वेरीज करेंगी डायरेक्टली।
फिर आ गया था कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ फिक्स्ड। कॉस्ट प्राइस वो कीमत होती है जिससे हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, प्रॉफिट जो हमें नफ़ा होता है, सेलिंग प्राइस इज़ फिक्स्ड जो जिसमें जिस कीमत पर उसने सेल करनी है वो हमारी फिक्स्ड ही है। मिसाल के तौर पर उसने 500 में ख़रीदी है, 500 में उसने बेचनी है, बस इससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकता, 500 में ही बेचेगा। अब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के बारे में रिलेशन बताना क्या है। देखें, अगर हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ती जाएगी तो अब प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि से बेचना तो उसने 500 में ही है। तो कॉस्ट प्राइस और देखें इसमें ये है कि अगर हम फर्ज करो हमने वो 500 में बेचनी है, 400 की खरीदी है, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 100 का हुआ। अगर हमने 450 की खरीदी तो अब प्रॉफिट जो है वो 100 रुपये नहीं रहेगा, यानी बढ़ेगा नहीं। अब कॉस्ट प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बेचनी तो या तो ये भी चेंज होती, फिर हम कहते हैं कि इनका रिलेशन, तो ये भी डू नॉट वेरी, ये वेरी नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम लिख देंगे डू नॉट वेरीज डायरेक्टली। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। क्या किसी इलाके की पॉपुलेशन से ये नतीजा निकलता है कि उसमें जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शायद कम हो जाएं जब पॉपुलेशन ज़्यादा होने से, तो ये भी वेरी डायरेक्ट नहीं करेगा। इसका वही लिख देंगे डू नॉट वेरी डायरेक्टली, ये खुद आपने लिखना है। हाइट ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज शर्ट साइज़, सिंपल है, ये डायरेक्टली वेरी करेगा, साफ ज़ाहिर है। उसका जितनी उसकी हाइट ज़्यादा होगी, शर्ट का साइज़ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेने पड़ेगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो हम लिख देंगे वेरीज डायरेक्टली, वेरीज डायरेक्टली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ चलते हैं। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट एंड अमाउंट ऑफ प्लांट एंड अमाउंट ऑफ सनलाइट इट गेट्स। प्लांट जो हमारे पास है उसकी जो ग्रोथ है और वो जो सनलाइट लेता है, सूर्य से रोशनी लेता है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, तो ये भी डायरेक्टली ही वेरी करेगा। क्यों डायरेक्टली वेरी करेगा? बिकॉज जितना वो ज़्यादा बड़ा होगा पौधा उतनी ही वो रोशनी भी ज़्यादा जज़ब करेगा, तो ये भी क्या करेगा, डायरेक्टली वेरीज करेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स एंड देयर सम, दो होल नंबर की हम होल नंबर आपको याद है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो दो नंबरों की प्रोडक्ट लें और उनका सम भी लें, क्या उनकी प्रोडक्ट बढ़ने से उनका सम भी बढ़ेगा या सम के बढ़ने से प्रोडक्ट भी बढ़ेगी कि नहीं, ये हमने बताना है। सम के बढ़ने से प्रोडक्ट भी बढ़ेगी कि नहीं ये बताना है। अगर बढ़े, सम बढ़ा, प्रोडक्ट भी बढ़ी, तो ये डायरेक्टली वेरी करेंगे ये दोनों चीज़ें। अगर नहीं तो चले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने दो नंबर सेलेक्ट किए 0 2, इनको मैंने प्रोडक्ट किया कितना, 0 है, सम कितना किया 2। पहले दो नंबरों को आपने ये याद रखना है। अब अगर तो ये डायरेक्टली वेरी करेंगे तो हम जब इनको सम इनका बढ़ा लें 0 और 5 का, तो प्रोडक्ट भी बढ़ जानी चाहिए। तो मैं 0 और 5 का मैंने सम लिया, इस दफ़ा कितना है 5, तो प्रोडक्ट तो फिर 0 ही रही उनकी, यानी सम के बढ़ने से प्रोडक्ट नहीं बढ़ रही। तो अगर तो ये वेरी करते डायरेक्टली तो इनकी ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो नहीं बढ़ रही तो हम क्या लिखेंगे, डू नॉट वेरीज डायरेक्टली, डू नॉट वेरीज डायरेक्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन एच वाला है। कोशेंट ऑफ टू नंबर्स एंड देयर डिवाइजर। कोशेंट देखना है दो नंबरों का और उसका जो डिवाइज़र है उनका आपस का रिलेशन देखना है। देखिए कोशेंट क्या होता है, किसके बराबर होता है, डिवाइडेंट जिसको तकसीम करना होता है, बटा किसके बराबर होता है, डिवाइज़र जिसके साथ तकसीम करना। अब ये कोशेंट और डिवाइज़र का हमने रिलेशन देखना है। देखिए मैंने एक डिवाइडेड ले लिया, एक नंबर अपने पास है 20 सेलेक्ट कर लिया और कुछ उसके डिवाइज़र ले लिए। एक डिवाइज़र 2 ले लिया, एक ले लिया 4 ले लिया, एक ले लिया 5 और एक ले लिया 10। तो मैंने चेक करना है डिवाइज़र और कोशेंट का आपस में क्या रिलेशन है। तो मैं इसके कोशेंट फाइंड करता हूँ। सबसे पहले 20 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आ गया 10। फिर मैं डिवाइज़र बड़ा ले लेता हूँ। अब अगर डिवाइज़र और कोशेंट का डायरेक्टली का रिलेशन है तो डिवाइज़र के बड़े होने से कोशेंट भी बढ़ना चाहिए। तो मैंने डिवाइज़र 2 लिया, 10 है, अब डिवाइज़र बड़ा किया लेकिन कोशेंट तो आ गया छोटा, और बड़ा लिया कोशेंट और छोटा आ गया। तो इसका मतलब कोशेंट और जो डिवाइज़र होते हैं वो वेरी नहीं करते डायरेक्टली। क्या लिखेंगे, डू नॉट वेरीज डायरेक्टली, डू नॉट वेरीज डायरेक्टली, डू नॉट वेरीज डायरेक्टली, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें इनमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं ऐसे सवालों का। देखें बेटा, हमने जब ये सवाल करने हैं ना तो हमने पहले चेक करना है आया कि
रिलेशन, दो चीज़ें हमने चेक करनी। पहले हमने इनका चेक करना है रिलेशन, ठीक है, कि रिलेशन उनका आपस में क्या है, जो बल्कि रिलेशन से पहले भी आपको ये 2 नंबर पर कर लें, 1 नंबर पर आप कर लें कि पहले ये चेक करना है उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आई हैं, उनको पहले लिखना है, ठीक है। फिर उन क्वांटिटीज़ का रिलेशन चेक करना है। अब रिलेशन चेक करके फिर देखना है कि वो आया कि डायरेक्टली का रिलेशन है या इनडायरेक्टली का है। तो डायरेक्टली का क्वेश्चन कुछ और तरह से होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, इनडायरेक्टली का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो मैं आपको सवाल में बता दूंगा, ठीक है। तो पहला काम क्वांटिटी चेक करनी, फिर देखना उनका रिलेशन क्या है, फिर यानी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड करते हैं। वेवर वो जो कपड़ा बुनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। टेक्स 45 डेज टू वेव 3 पाशमीना शाल। एक जो बुनने वाले हैं, ये वो कपड़ा बनाने वाले हैं, वो 45 दिन लेते हैं 3 शाल्स को बनाने में। यानी यहाँ पर एक क्वांटिटी तो आ गई डेज, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी कौन सी आ गई, शाल। तो इन दोनों को आपने इस तरह लिख देने, दोनों को इस तरह लिख लिया। हर सवाल में जो क्वांटिटी यूज हुई है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। अब हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू वेव 90 सच शाल। अगर इस तरह की 90 शाल्स हों तो अब वो कितने दिन उनको चाहिए। देखें यहाँ पर रिलेशन चेक करें कौन सा होगा, डेज और शाल्स का। तो सिंपल सी बात है, डेज और शाल्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली का होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन होंगे तो वो शाल्स भी ज़्यादा बनाएगा, अगर कम दिन होंगे तो शाल्स भी कम बनेंगी। तो जब भी सवाल डायरेक्टली का होगा ना, तो आपने क्या किया करना है, एक्स वाली लाइन पर तो एरो हमेशा ऊपर को ही आया करना है, ऐसे एरो लगा दिया करना आसानी के लिए। और जो दूसरी लाइन हुआ करेगी उस पर भी ऊपर को ही लगाया करेंगे अगर क्वेश्चन डायरेक्टली का है। अगर इनडायरेक्टली का है तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर उसका एक्स वाला तो ऊपर ही रहा करेगा, ये उलट कर दिया करें। फिर क्या किया करना है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। यानी ये यहाँ से स्टार्ट हमने लेना है, इधर से भी यहाँ से स्टार्ट लेंगे, 90/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 45 डिवाइड हो रहा है, आपको पता है ना, कोई रकम डिवाइड हो रही हो तो जाके हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। तो इसको आप कैंसिल करें, ये 15 आ जाएगा। तो 90 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 90 × 15। अगर आप करें तो ये आ जाएगा 1350। तो 1350 दिन उसको चाहिए, 1350 दिन उसको चाहिए अगर उसने क्या करना है, 90 शॉल्स को रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 7 पीपल नीड 90 डेज टू रिपेयर एंड पेंट ए हेरिटेज बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है, सकाफती बिल्डिंग कोई, तो उसमें 90 दिन उनको लगते हैं 7 लोगों को। यहाँ पर 2 क्वांटिटीज हमें नज़र आ रही हैं, पीपल एंड डेज। तो पीपल और डेज को लिख लेना फौरी आपने। तो वो जो डाटा है वो भी लिख लेना है, 7 लोग हैं, 90 दिन में वो कर रहे हैं। इफ़ द जॉब शुड बी कम्प्लीटेड इन 15 डेज। अगर ये जॉब 15 दिन में मुकम्मल करनी हो, हाउ मैनी मोर पीपल नीड टू एम्प्लॉयड। बाकी मज़ीद लोग कितने चाहेंगे। देखें, इस सवाल को अगर हमने सॉल्व करना है तो हमें पहले तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले ये तो फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल 15 दिनों में कितने लोग हमें दरकार हैं। 15 दिनों के लिए अगर हमने वो करना है काम तो कितने लोग दरकार हैं। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि 7 से मज़ीद कितने लोग हमें चाहिए होंगे। वो तो एक बात की बात है, पहले हम 15 दिनों के लिए ये फाइंड कर लेंगे कितने लोग दरकार। अब देखिए इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन इसका देख लेते हैं। पीपल बढ़ने से दिन कम लगेंगे, साफ ज़ाहिर है अगर लोग ज़्यादा होंगे, 5 लोग हैं तो वो कुछ दिनों में करें तो वहाँ पर 50 लोग हो जाए तो वही काम थोड़े दिनों में हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली का रिलेशन है। तो मैंने आपको बताया था इनडायरेक्टली का रिलेशन, तो क्या करना था, इसका तो एरो ऊपर ही लगाएंगे। तो इनडायरेक्टली वाले सवालों का दूसरी जो साइड पर है, एक्स के अलावा वाली जो साइड होती है उसका एरो डाउन आ जाएगा। अब इसको आप लिखें x/7 और इधर आ जाएगा। अब 90 ऊपर आएगा और 15 क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर, डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। 15 1 15, 15 6 बार 90, तो 7 6 बार 42। 42 पीपल अगर हों तो वो 15 दिनों में काम कर सकते हैं। लेकिन ये देखें कितने और लोग हमें चाहिए, 7 लोग थे तो अब 42 लोग चाहिए, तो लेकिन मज़ीद कितने लोग ऐड हुए, 35 पीपल हमें और चाहिए ताकि ये काम मुकम्मल हो जाए कितने दिनों में, 15 दिनों। तो इसका जो 35 लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये 42 तक मुकम्मल कर देंगे, ये भी अपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर वर्क्स इन अ कैंडल फैक्ट्री। बाबर एक कैंडल फैक्ट्री में काम करता है। ही कैन मेक 3 कैंडल इन 36 मिनट्स। वो 3 कैंडल को 36 मिनट्स में बनाता है। अब यहाँ पर 2 क्वांटिटीज आ गई, कैंडल्स आ गई और 1 मिनट्स आ गई, इन दोनों को अपने लिख लेना, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल ही टेक, कितना वो टाइम लेगा टू मेक 35 कैंडल, अगर उसने 35 कैंडल बनानी है। वेरी सिंपल, आपने इसका एरो क्या कर देना है, ऊपर को कर देना है। तो देखें जितना टाइम ज़्यादा लेगा उतनी कैंडल्स भी ज़्यादा बनेगी, कम लेगा तो कम लगेंगी, तो कम बनेंगी। इसका मतलब ये डायरेक्टली कर रिलेशन, इसका एरो ऊपर को है तो इसका भी किधर को आ जाएगा, ऊपर को। इसको आप लिखें, ये आ जाएगा 35/3 और ये आपके पास आ जाएगा x/36, ठीक है। इधर से आ जाए आप, x वाली रकम को हमें एक साइड पर करना, तो फिर 36 को उधर लेके जाना पड़ेगा। अब 36 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35/3 से, ठीक है। ये आपके पास बेटा आ जाएगा, अगर आप इसको करें 3 1 बार 3 3 12 बार 36, तो 35 मल्टीप्लाई हम कर लेंगे किसके साथ, 12 के साथ, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे ना खुद, चलो मैं कर लेता हूँ। 35 को 12 से अब करें, 5 2 10, 2 3 6 और 1 7, ये 35 आ जाएगा। 0 12 3 और 1 4, 7 5 12, 420 मिनट उसको चाहिए, ठीक है। अगर उसने कितनी कैंडल तैयार करनी है, 35 कैंडल्स को अगर तैयार करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रहील ऑफन मेक सम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बाय पेंटिंग अ गार्डन शेड्स। यहाँ तक उसने कहा कि रहील जो है ना वो काम करता है, गार्डन जो शेड्स होते हैं, जो छतें होती हैं ना गार्डन की, तो उनको या शेड कोई होंगे वहाँ पर कोई काम आते होंगे, वहाँ उनको ये करता है। ही कैन पेंट ए शेड इन 6 आवर, एक शेड को वो 6 घंटों में करता है। तो यहाँ पर शेड और आवर्स आ गई हमारे पास, क्वांटिटीज शेड्स और आवर्स। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू पेंट द शेड्स ऑफ 5 गार्डन ऑफ द सेम साइज। अगर उसने 5 शेड्स को करना है तो अब कितना टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगी। तो देखें इसका एरो तो हमेशा ऊपर को, अब इसका किधर को आएगा, ये डिपेंड करता है कि रिलेशन कौन सा, जो रिलेशन होगा उसके हिसाब से हमने ये करना है। तो वेरी इजी, देखें ज़्यादा घंटे लगाएगा तो शेड्स भी ज़्यादा पेंट होंगे, कम लगाएगा तो कम। तो इसका भी रिलेशन कौन सा हुआ, डायरेक्टली का हुआ। अब इसको आप लिख लें, 5 को ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, x/6 आ जाएगा, 6 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1 को आप बटे में ना भी लिखें तो 30 आवर्स उसको दरकार हैं 5 शेड्स को कलर करने के लिए, ठीक है। 30 शेड्स 30 आवर्स, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो मैंने यहाँ नहीं लिखे ना वो आपने खुद करने हैं, ये ख्याल रख लेना, वो मैं फिर 1 2 ही नहीं मैंने करवाए। इन अ बिजनेस इफ़ अहमद कैन अर्न ₹75,000 इन 1.5 ईयर, 1.5 साल। एक बिजनेस है अहमद, उसमें से 75,000 रुपये 1.5 सालों में कमाता है। तो 2 चीज़ें आ गई, रुपीज़ और ईयर्स। 75,000 1.5 सालों में। एट द सेम रेट फाइंड ही इज अर्निंग फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों में कितना कमाएगा अगर इसी तरतीब से वो कमाता रहे। तो डायरेक्टली का रिलेशन, इसमें शक वाली बात नहीं है, ज़्यादा साल होंगे तो ज़्यादा अर्निंग करेगा। तो इसमें भी वही इसी तरह ही हम क्या करेंगे, x/75 लिख देंगे, 75,000, और ये आ जाएगा 5/1.5। इसके बाद ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, उधर जाके क्या हो जाएगी आपको पता है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/1.5 के साथ। मैंने ये दोबारा लिख दी, सॉरी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, सॉरी ये स्टेप रिपीट हो गया तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। x=5। अच्छा एक काम और भी करते हैं, इसका ना हम बटा ख़त्म करते हैं, क्या हो जाएगा 15/10, और ये आ जाएगा 75,000। सबसे नीचे वाली रकम सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 × 75,000 ज़रब 10, ये वाली नीचे ऊपर सब के साथ मल्टीप्लाई, बटे में क्या आ रहा है हमारे पास 15 आ रहा है। तो 15 1 बार 15, 15 5 बार 75, तो ये रह जाएगा 5 ज़रब 5,000, क्योंकि ये 5 रहेगा ना ये, और ज़रब 10, तो ये हो जाएगा 50,000। 50,000 को 5 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर है वही। इसका आंसर पीछे मैच नहीं कर रहा, तो आपने इस तरह ये कर लेना सवाल, ठीक है। आपको काफ़ी सारे सवालों के इसके मैच नहीं हो रहे, तो वो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ कमीशन ऑफ ₹5,000 इज़ पेड फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ, जिसकी कीमत कितनी है 30,000। 30,000 के ऊपर एक कमीशन मिल रहा है किसी इंसान को 5,000 का। हाउ मच कमीशन विल फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹50,000। अगर वो चीज़ें 50,000 की बिकें तो अब उसको कमीशन कितना मिलेगा। तो डायरेक्टली का रिलेशन है, कोई दो राय नहीं है। क्या ख्याल है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी उतना ही उसको कमीशन मिलेगा।
तो हमें इसको कैसे लिखना है, x ओवर 5000, और इधर क्या आ जाएगा 50,000 बटा 30,000। अब इसके बाद क्या करें, ये रकम डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई करें, 5000 के इधर ला के मल्टीप्लाई करें, ये 3 सिफरें इसके साथ काट दें, ठीक है, ये 1 रह गई वो इसके साथ काट दें, पीछे रह गया ये 5000 और 5 कितना हो जाएगा, 5000 5 25,000, 25,000 बटा 3 कर लें, तो इतना कमीशन उसको मिलेगा अपना इतने पैसों पर, ठीक है। ये इसको आगे फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो ये चलो मैं आप खुद कर लेना, फ्रैक्शन में शारिया के बाद एक वैल्यू इसकी लिख लेना, खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर, एक आदमी 4 किलोमीटर 1 घंटे में करता है। फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल इन 27 सेकंड्स, 27 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। तो इसके लिए हमें काम करते हैं, यहाँ पर हमें एक तो डिस्टेंस मिला है यानी वॉक का डिस्टेंस, और दूसरा टाइम भी है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। तो 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 4 किलोमीटर को आपने मीटर में कर लेना है और 1 घंटे को 3600 सेकंड में कर लेना, सेकंड में हमने कर लेना। अब वो कितना फासला तय करेगा 27 सेकंड में, तो सिंपल है, ये रिलेशन डायरेक्टली का है, ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा टाइम ज़्यादा फासला तय करेगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी x ओवर 4000 बराबर 27 ओवर 3600, ठीक है। ये 27 लेंगे और 36 लेंगे, ये आवर और ये किलोमीटर नहीं लेंगे, यहाँ वाले मीटर ले लेंगे और यहाँ पर सेकंड। तो ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे आगे मैं सवाल को यहाँ कर देता हूँ, यानी x बराबर 27 ओवर 3600 मल्टीप्लाई बाय 4000, तो ये 2 0 तो इसके साथ कट गई, ठीक है। 9 पर काट लो इसको, 9 4 बार 36, 9 3 बार 27, तो 4 1 बार 4, 4 10 बार 40, तो 10 3 बार 30, 30 मीटर का फासला वो तय करेगा अपना 27 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखते हैं। इफ़ 6 वर्कर कैन पेंट अ हाउस इन 20 डेज, अगर 6 बंदे 20 दिनों में एक घर को पेंट करते हैं, हाउ मैनी एक्स्ट्रा वर्कर शुड बी एंगेज्ड टू पेंट द हाउस इन 15 डेज, 15 दिनों में कितने बंदे दरकार हैं, और ये भी ख्याल रखना और कितने चाहिए। उसने ये नहीं कहा 15 बंदे कितने दिनों में, 15 दिनों में कितने बंदे होंगे, नहीं ये नहीं कहा, उसने कहा 15 अगर दिनों में मुकम्मल करना है तो 6 के अलावा और कितने बंदे चाहिए। तो हमें इसको पहले तो उसी तरह लेके चलेंगे सवाल को कि 15 दिनों के लिए बंदे पहले फाइंड करेंगे, फिर उसमें से वो वैल्यू देख लेंगे कितनी और प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखें जी, ये एरो ऊपर को आ जाएगा और ये एरो क्या आ जाएगा इस दफ़ा नीचे, क्योंकि ये वेरी डायरेक्टली ना करेंगे, ज़्यादा वर्कर तो कम देने लगेंगे। तो क्या आ जाएगा x ओवर 6, इधर क्या आ जाएगा 20/15, x 20/15 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 3 पे काट लें, 5 पे काट लें, 5 3 15, 5 4 20, 3 1 3, 3 2 बार 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 वर्कर चाहिए अगर उसी काम को अगर हमने 15 दिनों में मुकम्मल करना है। लेकिन मज़ीद कितने और चाहिए, देखो ये 6 वर्कर थे ना, अब हमें 12 दिनों में करना है मुकम्मल काम, तो और मज़ीद 12 वर्कर 15 दिनों में इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो 6 से आगे मज़ीद कितने वर्कर बढ़े, 6 ही और हमें चाहिए। तो कितने हमें चाहिए, रिक्वायर कितने चाहिए, मज़ीद कितने चाहिए रिक्वायर्ड वर्कर्स, वो भी 6 ही आ जाएंगे। देखें ना 12 टोटल चाहिए ना, तो 6 पहले तो 6 और ऐड हुए, तो इसका आंसर भी 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरी डायरेक्टली विद द मास हंग फ्रॉम इट, कहता है कि एक स्प्रिंग है उसके साथ एक मास कोई लटका हुआ है, कोई बॉडी लटकी हुई है, तो जो स्प्रिंग में तब्दीली आती है वो डिपेंड करती है इस मास के ऊपर। जितना बड़ा मास ये लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा इसकी लेंथ में तब्दीली आती है। कहता है इफ़ 52 kg प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, अगर 52 kg का यहाँ मास रखते हैं तो उसमें 6.5 सेंटीमीटर की चेंज आती है। हाउ मैनी kg वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, कितने kg रखें तो 7.5 सेंटीमीटर की हमें तब्दीली मिले। तो हिसाबदार ये डायरेक्टली कर रिलेशन है, ये भी ऊपर को आएगा तो ये भी क्या होगा ऊपर को आएगा, तो ये क्या बन जाएगा x ओवर 52 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा 7.5 ओवर 6.5, तो x ओवर 52 वैसे का वैसे ही, इसका आप बटा ख़त्म कर लें, ये 75/10 पॉइंट ख़त्म करें और इसका भी पॉइंट ख़त्म करें 65/10, ये 10 10 से
कट गई। तो x/52 बराबर कितना आ जाएगा 75/65। अब ये 52 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई कर दें, x/75/65, 52 को तो जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका 13 पर ये कट रहे, 13 5 65, 13 4 52, फिर ये 5 पे 5 1 5, 15 5 75, तो 15 4 बार कितना हो जाएगा 60 kg का मास हमें चाहिए अगर हमने 7.5 सेंटीमीटर की उसमें तब्दीली पैदा करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।